Welcome back, dear students, as we are revising the chapter Life Processes with the help of previous year questions. The digestive system we had covered in the last class. So moving ahead with the next system, which is the respiratory system. So the first question is differentiate between aerobic and anaerobic respiration. So what is aerobic respiration and what is anaerobic respiration? So बेटा रेस्पिरेशन जो होती है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होती है. सो द ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू फर्दर मॉलिक्यूल्स एंड रिलीजेस एनर्जी. उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. और जब ये प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो उसको बोलते हैं एरोबिक, और जब ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक. सो बी इट एरोबिक और एनएरोबिक, द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स टू ग्लूकोज इज ग्लूकोज, which you know is a 6 carbon molecule, C6H12 and O6. So glucose is a 6 carbon molecule और and in the cytoplasm कहाँ पे होगा ये साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, which happens to be 3 carbon molecule. ये कॉमन है फॉर एरोबिक ऑल्सो एंड फॉर एनारोबिक ऑल्सो. दिस प्रोसेस इज कॉमन चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो चाहे रेस्पिरेशन एनारोबिक हो. फिर अगर रेस्पिरेशन एनारोबिक है, अगर ऑक्सीजन नहीं है, सो इसको हमारे पास दो चीजें दिखाई गई हैं. वन इज इन द ह्यूमन बींग्स एंड द अदर इज इन द यीस्ट. सो अगर मैं यीस्ट की बात करती हूँ, यीस्ट में क्या होता है बेटा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन. और इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट देयर, तो जो हमारा पायरुवेट था विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू इथेनॉल विच इज 2 कार्बन मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन ऑल द रिएक्शंस. सो इन yeast, in anaerobic respiration, the pyruvate converts into ethanol and carbon dioxide. Next, if there is absence of oxygen or lack of oxygen in the human being, suppose हम लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी रनिंग कर ली है, सो व्हाट विल हैपन, जितनी डिमांड ऑक्सीजन की है उतनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी को, हमारी मसल्स को नहीं मिल रही है. सो ऐसे में क्या होगा, जो पायरुवेट था वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अगेन इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, एंड एनर्जी विल बी रिलीज्ड. सो दिस विल हैपन इन द ह्यूमन मसल सेल्स जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड आप लोगों के मस्कुलर क्लैम्प्स आते हैं या पेन होता है मसल्स में. नेक्स्ट, व्हेन वी हैव फुल ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन फुल है, सो व्हाट विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो अब जो रिएक्शन है वो कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया. सो ये रिएक्शंस कहाँ हो रही है, द प्लेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कहाँ पे ये रिएक्शन होती है. और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, द पायरुवेट विल कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू सिंगल कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. सो हमने बात की, द क्वेश्चन वाज कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है. So aerobic respiration is when the respiration takes place in the presence of oxygen. Anaerobic respiration is when the respiration takes place in the absence of oxygen. And the first step for aerobic or anaerobic respiration is breakdown of glucose, which is a 6 carbon molecule, into pyruvate, which is 3 carbon molecule. And this happens in the cytoplasm. इसके बाद क्या होगा बेटा, दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एनारोबिक के और एक एग्जाम्पल दे रखा है हमारा कंप्लीट एरोबिक का जो ह्यूमन बॉडी में होता है. सो एनारोबिक की मैं बात करूं तो फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन इज इन द ईस्ट एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. और बनेगा क्या, 2 कार्बन इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. अगर ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन मसल्स की मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हम कर लेते हैं, तो अगेन 3 कार्बन पायरुवेट से 3 कार्बन लैक्टिक एसिड बनेगा एंड एनर्जी विल बी रिलीज्ड. And if it is a complete aerobic, then we will get only carbon dioxide, water and energy. So this is about aerobic and anaerobic respiration. और the amount of energy that is released, aerobic respiration में कहीं ज़्यादा energy release होती है instead of the anaerobic oxygen. So the next question is, how is respiration different from breathing? Till class 6 हम लोगों को लगता है these terms are synonymous. रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम टर्म है, बट व्हेन वी ग्रो अप देन वी आर
time and again asked about the differences. So beta, breathing is a part of respiration. Breathing क्या होता है? जो हम करते हैं breathe in, breathe out. So इस सांस लेने के और सांस छोड़ने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं breathing. इसमें हम it's only a mechanical process, सिर्फ it's a mechanical process and it uses energy. इसको करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज टेकिंग इन ऑफ द गैसेस एंड यूजिंग देम टू कन्वर्ट टू रिलीज एनर्जी बेसिकली. सो रेस्पिरेशन इज द far more bigger term than breathing. Breathing इसका just first portion है, that to take in the gases, एयर को लेके एंड ऑक्सीजन को अंदर लेना. दिस इज द जस्ट द फर्स्ट प्रोसेस. उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना, ऑर्गन्स तक पहुंचाना, उसको ब्रेक डाउन करना ग्लूकोज को एंड एनर्जी रिलीज करना. जो अभी मैंने आपको बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने एनर्जी रिलीज की. सो ऑल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन इज नॉट जस्ट अ मैकेनिकल प्रोसेस बट ऑल्सो ए बायोकेमिकल प्रोसेस. इट विल नीड अ लॉट ऑफ एंजाइम्स और ये एनर्जी यूज नहीं करता, इट रिलीजेज एनर्जी, जैसा कि हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में अभी पढ़ा है. सो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग की अगर वी समराइज, सो respiration is a big process that involves breathing and then breakdown of the glucose to release energy, and breathing is just to breathe in and breathe out the gases, which is only a mechanical process and uses energy. The next is, what is the full form of ATP and why is it called the energy currency of cell? So first of all, let me write the full form of ATP. ATP is adenosine ट्राइफॉस्फेट. इससे हमें पता लग रहा है कि एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज एटीपी. एंड एटीपी इज कॉल्ड एज द करेंसी ऑफ अवर सेल. क्या होता है बेटा, हमने जैसे अभी रेस्पिरेशन की बात की एंड द एनर्जी वॉज बीइंग रिलीज्ड. अब वो एनर्जी वो हमारी बॉडी यूज नहीं कर सकती है. सपोज आई गो टू अ फॉरेन कंट्री, मैं किसी विदेश मैं चली जाती हूँ और मैं अगर इंडियन करेंसी या रुपीज़ को मैं उनको देती हूँ तो दे विल नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि वो बोलेंगे यहाँ पर ये करेंसी नहीं चलती. वी वांट समथिंग, ऐसी करेंसी हमें चाहिए जो हमारे बॉडी के सेल्स यूज़ कर पाएँ. और क्या है वो करेंसी? वो करेंसी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. सो जितनी भी एनर्जी हमने देखा था वो रिलीज हो रही थी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी, और फर्दर एटीपी विल ब्रेक डाउन इनटू एडीपी and ADP will break down into AMP. और इसी प्रोसेस में हमारे को एनर्जी मिलती रहेगी. The amount of energy released by 1 mole of ATP is 30.4 kilojoule per mole of ATP. So this is the amount of energy जो एक ATP mole of molecule हमारे को provide करते हैं. How does gaseous exchange take place in the alveoli of human lungs? Now the questions are about the human respiratory system. Next question is, describe the role of hemoglobin in respiration, and the third question was to draw the diagram of human respiratory system. So let's talk about the human respiratory system now. Human respiratory system, it starts with nose. From nose it goes to the nasal cavity. From nasal cavity it goes to pharynx. From pharynx it will go to larynx. From larynx it will go to trachea. From trachea it will go to bronchi. Bronchi से it will go to bronchioles. And then from bronchioles it will go to alveoli. So this is the pathway of air. जो एयर आप ब्रीद इन करेंगे उसका क्या पाथवे होगा? आपने अपने नोज से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंक्स, एंड देन फेरिंक्स से लैरिंक्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स, एंड देन फ्रॉम लैरिंक्स टू ट्रैकिया. ट्रैकिया जो आप यहाँ फील कर सकते हैं जस्ट बिलो द लैरिंक्स. Then we have bronchi and then bronchioles and then alveoli. If I show you,
in this diagram, so this is the nasal cavity, and after nasal cavity this is the pharynx, this is the larynx, and then we have trachea. So बेटा trachea is our tube जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप, और वो ब्रेक डाउन ना हो या कोलैप्स ना हो उसके लिए इसके अंदर क्या होती हैं, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। आगे से सी शेप्ड रिंग्स होती हैं जो पीछे की तरफ एब्सेंट होती हैं। सो इवन इफ एयर इज नॉट कमिंग और गोइंग आउट, ये कभी भी कोलैप्स नहीं होगी बिकॉज ऑफ द रिंग्स, जो कार्टिलेज की रिंग्स पड़ी होती हैं। सो दिस इज द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दैट हैज बीन लेबल्ड इन द डायग्राम। देन ये जो है ये दो में डिवाइड हो जाएगा बिकॉज वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स और वी हैव टू लंग्स, वन इज लेफ्ट एंड द अदर इज राइट। सो उसको दोनों लंग्स को हमें अब एयर पहुंचाने हैं, उसके लिए इट विल डिवाइड इनटू टू, और जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। देन दिस ब्रोंकाई विल फर्दर डिवाइड, क्योंकि लंग्स हमारे बहुत बड़े होते हैं। सो दिस विल बी प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शरी ब्रोंक्यूल। सो ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं अलग अलग टाइप के। एंड इन द एंड वी हैव एल्वुलर सैक्स एंड देन वी हैव एल्वुलाई। उसके बाहर दे हैव शोन अस द रिब्स। रिब्स हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, एंड रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं दैट हेल्प अस टू ब्रीद इन। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आप पहले पढ़ चुके हैं कि ब्रीद इन कैसे होता है। जैसे ही हमारी रिब्स के बीच की मसल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो रिब्स बकेट हैंडल की तरह ऊपर जाती हैं, और जो हमारा डायफ्राम होता है जो यहाँ पे दिया गया है इन मरून, सो दिस डायफ्राम दिस विल कॉन्ट्रैक्ट डाउन। अभी ये ऐसे है, फिर ये फ्लैटन हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल दोनों डायमीटर बढ़ जाएंगे। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगी तो जो प्रेशर है एकदम से फॉल डाउन होगा एंड एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो सडनली अंदर चली जाएगी। दिस इज हाउ ब्रीदिंग हैपन्स। ये हम पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इनको थोड़ा सा एल्वेलाई का इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है। एल्वेलाई बहुत ही डेलिकेट एंड वेरी वेरी थिन हमारे सैक्स होते हैं जहाँ पे एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाती है। यहाँ पे इनके आसपास बहुत अच्छी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, एनरिच्ड ब्लड सप्लाई, ताकि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सके एंड एल्वेलाई से हमारी ऑक्सीजन अंदर जा सके। सो दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट कि ये थिन वॉल्ड हों और आसपास बहुत सारी ब्लड सप्लाई हो इनके अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि हीमोग्लोबिन का क्या रोल है। बेटा क्या होता है, जैसे जैसे इफ वी टॉक, सबसे पहले एक्वेटिक एनिमल्स की हम बात करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स डिफ्यूजन से एयर से नहीं ले सकते हैं। सो एक्वेटिक एनिमल्स हैव टू ब्रीद इन द वाटर, और जो पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूज़ इतनी जल्दी नहीं करती क्योंकि उसका कंटेंट कम होता है। सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स 14 to 18 टाइम्स नॉर्मली ब्रीद कर रहे हैं तो वो लोग बहुत ही स्पीड से ब्रीद करते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन कम मिल रही है। तो उनका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो कहीं ज़्यादा होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज लेस देन दैट इज इन द एयर। अब क्या होता है, उनके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है विच इज कॉल्ड एज गिल्स, क्योंकि लंग्स वाटर की डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को नहीं ले सकते, इसलिए उनके पास होते हैं गिल्स। देन व्हाट हैपेंस इज जैसे जैसे और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आती गई और कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, सो वी नीडेड मोर कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स टू मीट द डिमांड्स। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, सो एवरी सेल ऑफ माई बॉडी नीड्स ऑक्सीजन, एवरी सेल ऑफ माई बॉडी नीड्स एनर्जी, सो माई एवरी सेल हैज़ टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सो इसके लिए क्या होगा बेटा, डिफ्यूजन से सिर्फ ये पॉसिबल नहीं है। सो डिफ्यूजन से हमारी जो है ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में आ जाती है, और ब्लड में कैसे कैरी फॉरवर्ड होती है, दैट इज बीइंग कैरिड बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो आरबीसीज के अंदर होता है, इन द आरबीसी। एंड हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड टू एवरी पार्ट एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। सो सिर्फ अगर ब्लड से हम बात करते तो वो पॉसिबल नहीं होता। सो वी शुड बी रियली थैंकफुल कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में है,
इससे हमारी एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन बहुत अच्छी हो गई है. ओके, सो hemoglobin is a pigment in the red blood cells that transports oxygen and carbon dioxide in the blood. So these are the important questions of respiratory system. We will be talking about transportation and excretion tomorrow. Thank you so much.